जब भी बात होती है लग्जरी फोन की तो दिमाग में क्या आता है? एप्पल। और जब बात होती है लग्जरी घड़ी की तो दिमाग में क्या आता है? यही रोलेक्स। The Submariner. रोलेक्स स्टेटस सिंबल का, लग्जरी का दूसरा नाम है। हर व्यक्ति कहता है यार बड़ा होंगे ना, एक आईफोन होगा, एक हाथ में रोलेक्स होगी, मजा आ जाएगा। तो आखिर ये रोलेक्स इतना बड़ा ब्रांड दिखाता तो टाइम ही है भाई साहब। तो घड़ी तो जब 10,000 रुपए वाली घड़ी भी टाइम दिखाती है और 100 वाली घड़ी भी टाइम दिखाती है, तो ये रोलेक्स 10 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में क्यों जा रही है? आखिर इसने इतना बड़ा अपना नाम कैसे बना लिया? आज इस पे करते हैं डिटेल केस स्टडी। तो आइए जानते हैं रोलेक्स की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किसने की। तो रोलेक्स की शुरुआत हुई थी 1905 में, जब इसके फाउंडर हेंस विल्सडॉर्फ ने सोचा कि यार उस समय घड़ी कैसे होती थी? पॉकेट वॉच में। आपको याद है आपके दादाजी या परदादाजी के पास कहीं पुरानी घड़ी होगी, घड़ी थी, वो चेन के रूप में होती थी, वो जेब में ही रखते थे, निकाल के टाइम देखते थे। तो हेंस ने कहा कि नहीं यार, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, और पहली बार एक इनोवेशन लेके आए कि भैया घड़ी को चेन रखने की जरूरत नहीं है, घड़ी को आप कलाई पे भी पहन सकते हैं। लेकिन कलाई पे पहनने का टेंशन है भैया, पानी लग गया खराब हो गई तो, डस्ट लग गया खराब हो गई तो उन्होंने कहा नहीं भैया, ये रोलेक्स है, ये है वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है। तो पहला इनोवेशन किया इन्होंने रोलेक्स का कि रोलेक्स पहली वाटर प्रूफ थी, पहली डस्ट प्रूफ थी और पहली रिस्ट पे पहनने जाने वाली वॉच थी। तो ये इसको वैसे ही मार्केट में एक अलग तरह का रिकॉग्निशन मिला। अब बात करते हैं कि एक यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट तो कर लिया, इस यूनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की, इसको पूरे मार्केट में छाया कैसे? क्योंकि देखो, जब भी आप एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है दुनिया को बताने की, क्योंकि दुनिया नहीं मानती कि भैया ये तो डस्ट प्रूफ है, कैसे माने, वाटर प्रूफ है, कैसे माने। तो इन्होंने एकदम एक्सट्रीम मेजर्स लिए। तो रोलेक्स की मार्केटिंग को अलग से दिखाने के लिए इन्होंने संपर्क किया एक इंग्लिश स्विमर थी उस समय, उनका नाम था मर्सिडीज गिजेल। उन्होंने चैलेंज लिया था कि मैं इंग्लिश चैनल तैर के पार करूंगी। इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम आप तैर तो रही हो, मेरी घड़ी पहन लो ना प्लीज। तो उन्होंने उसकी घड़ी पहन के ट्रेवल किया और इंग्लिश चैनल 10 घंटे तैर के उन्होंने पार की। और 10 घंटे बाद भी जब घड़ी देखी, इंग्लिश चैनल पार करने के बावजूद भी घड़ी सही समय बना रही थी और एकदम बिल्कुल खराब नहीं थी। तो इसका मार्केट में भाई साहब जगह जगह छप गया कि यार ये तो वाटर प्रूफ है। फिर उसके बाद कोई दल है जो सपोज हिमालय फतेह करने जा रहा है, एवरेस्ट फतेह करने जा रहा है, उस दल को कह दिया प्लीज सर रोलेक्स पहन जाओ। रोलेक्स पहन गए, वापस आए, देखो अरे तो हिमालय की बर्फ भी झेल के आ गया, घड़ी के कुछ नहीं हुआ। कोई दल स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहा है, बोले सर हमारी घड़ी पहन जाओ। वो घड़ी पहन के स्कूबा डाइविंग करके आ रहा है, बोले यार ये तो इतने घंटे रह लिया तो भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे उन्होंने इस तरह से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की मार्केटिंग करके धीरे धीरे अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर दिया पूरे मार्केट में कि भैया वाटर प्रूफ मतलब रोलेक्स, डस्ट प्रूफ मतलब रोलेक्स, वेदर प्रूफ मतलब रोलेक्स। तो ये तो था मार्केटिंग का फेज 1, जब प्रोडक्ट को मार्केट में स्टैब्लिश कर दिया गया। अब आया कि भाई प्रोडक्ट एस्टेब्लिश है, अब मार्केटिंग फेज 2, इस प्रोडक्ट को काफी जगहों तक पहुंचाए कैसे। तो शुरुआत में भी इन्होंने स्पोर्ट्स का हेल्प ली और अभी भी इन्होंने स्पोर्ट्स की हेल्प ली। तो रोलेक्स खरीदने वाली ऑडियंस कौन होगी मुझे बताइए? एलीट क्लास, एलीट में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हाई अल्ट्रा प्रीमियम इनकम वाले। तो इन्होंने कहा कि मैं जितने भी ऐसे स्पोर्ट्स जहां पे हाई एलीट लोग आते हैं उस स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं। इसीलिए आपको आईपीएल में रोलेक्स का ऐड नहीं मिलेगा, क्योंकि आईपीएल में ऑडियंस बहुत सारी है पर मिक्स है, हर तरह के लोग हैं साहब। फुटबॉल में रोलेक्स का ऐड नहीं मिलेगा क्योंकि ऑडियंस बहुत सारी है बट मिक्स है। रोलेक्स का ऐड मिलेगा आपको टेनिस में। जब आप टेनिस में देखेंगे, रोजर फेडरर जब भी जीतते हैं, कप लेने जाते हैं तो रोलेक्स की वॉच पहन के जाते हैं। गोल्फ स्पॉन्सर करते हैं, गोल्फ में अगर टाइगर वुड्स जब भी जीतते हैं तो रोलेक्स की वॉच पहन के अवार्ड लेने जाते हैं। जितने भी हॉर्स रिलेटेड स्टफ हैं, जहां पे पोलो हो गया या और भी तरह के हैं, उसमें जहां भी यॉट आता है, जहां भी लग्जरी आती है, मतलब वो सारे स्पोर्ट जहां पे बहुत पैसा लगता है और बहुत ज्यादा रईस लोग ही उनको पसंद करते हैं, वहां पे रोलेक्स अपनी मार्केटिंग करता है। तो एक और ऐसा इवेंट जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मोस्ट एलीट लोग आते हैं, जहां पे सबकी नजरें लगी रहती है, वो है ऑस्कर। तो ऑस्कर में भी आप देखेंगे तो रोलेक्स की मार्केटिंग ऑस्कर में आपको काफी जगह मिल जाएगी। अब जैसा कहते हैं ना कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, तो मार्केटिंग के भी रूप बदलते हैं। 1905 में जैसे मार्केटिंग कर रहे थे, वो मार्केटिंग का स्टाइल बदला 1970 के आसपास, और अब 2020 चल रहा है तो मार्केटिंग का स्टाइल यहां भी बदलना पड़ेगा। और रोलेक्स अभी भी डोमिनेटिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि रोलेक्स ने मार्केटिंग का फेज 3 चालू किया, और ये अब तक की मैं कहूंगा सबसे ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी रोलेक्स की है। रोलेक्स ने कहा कि रोलेक्स घड़ी एक प्रोडक्ट नहीं है,
एक इमोशन है, एक कहानी है, एक प्रोसेस है, एक अचीवमेंट का सिंबल है। आपके पास रोलेक्स होना ये निशानी है कि आपने जीवन में भैया कुछ बहुत बड़ा अचीव किया। तो रोलेक्स ने कहा कि जितने भी आपके जीवन के इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, हर अचीवमेंट पे एक रोलेक्स बनती है। तो आज की डेट में जो रोलेक्स का सबसे ज्यादा यूज है, पहन के टाइम देखने के लिए नहीं होता। रोलेक्स में कई बिजनेस फैमिलीज में ट्रेडिशन है कि भैया अपना बच्चा जैसे ही बिजनेस में आएगा, पहले दिन उसको रोलेक्स दी जाती है कि आप बिजनेस, हमारे फैमिली बिजनेस अपने ज्वाइन किया, हमारा स्वागत है भैया, लो फैमिली रोलेक्स। बच्चा ग्रेजुएशन करके निकला, अरे आपने हार्वर्ड से किया है, ये लो भैया आपके लिए रोलेक्स। अच्छा, कोई बंदा वाइस प्रेसिडेंट बना, अच्छा भैया वाइस प्रेसिडेंट बना, कंपनी उसको रोलेक्स देती है। मतलब जितने भी जिंदगी के बेस्ट अचीवमेंट्स हैं, रोलेक्स ने कहा भैया उनके लिए रोलेक्स ही है। और ये लोगों के मन में बैठा दिया कि भैया हमने जीवन में पाया तभी है जब हमारे पास रोलेक्स है। रोलेक्स होना यानी सफलता की निशानी। तो आदमी पैसे रोलेक्स पे इसलिए खर्च नहीं करता कि भैया घड़ी अच्छी है, घड़ी ब्रांड है, उससे बढ़िया ब्रांड, उससे बढ़िया क्वालिटी की चीजें उसको कम रेट में अवेलेबल है, लेकिन वो रोलेक्स नहीं खरीदता, वो एक स्टोरी खरीदता है, विच इज अ ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो आज की डेट में रोलेक्स की जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में है? रोलेक्स की ओनरशिप किसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के हाथ में ना होके हेंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है, उसके नाम पे है। तो एनजीओ है तो इस पर टैक्स बहुत ज्यादा नहीं लगता है। ये जितना भी पैसा कमाती है उसमें से कुछ पैसा मार्केटिंग खर्च करने के जितना भी पैसा बचता है वो चैरिटी में डोनेट कर देती है और कोई टैक्स नहीं देती है। तो ये थी एक लेजेंडरी ब्रांड की लेजेंडरी कहानी, और इसमें बहुत सारे मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लेसन छुपे हुए हैं। अभी आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा इसका पार्ट सबसे बेस्ट लगा, कौन सी चीज आपको इसमें यूनिक लगी, कौन से टॉपिक को आपने सबसे ज्यादा पसंद किया। तो सर अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आपका प्यार कमेंट बॉक्स में भी दिखाइए और लाइक बटन पे भी दिखाइए, ताकि यूट्यूब को पता चले कि एक बंदा है जो ठीक ठाक वीडियो बना रहा है और आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो यूट्यूब को बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगला टॉपिक में किस ब्रांड पे लेके आऊं मुझे चैट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।